नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 9 में। आज हम संपूर्ण हिंदी साहित्य पर 9वें पेपर को करने जा रहे हैं। जिन साथियों ने 8 पेपर नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल एक बार अवश्य पढ़ें। प्रतिदिन अब 2 से 2 पेपर लगभग मिलते रहेंगे आपको। जो साथी नए हैं, कृपया टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। लिंक साथ में दिया गया है, लिंक वाले सेक्शन में। और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। पहला प्रश्न देखते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारों करे बड़े अंधेरों होए। प्रस्तुत दोहे में अलंकार पूछा गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार से दीपक होता है, पहले उजाला करता है और फिर बुझ जाता है, उसी प्रकार कुपुत्र होता है, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। निम्नलिखित में असंगत युग्म चुनिए। असंगत युग्म चुनिए। विलोम शब्द हैं। उन्नत, अवनत, अंतरंग, बहिरंग, अच्छम, सक्षम। आविर्भाव तिरोभाव होता है, विभाव नहीं होता है। आविर्भाव का तिरोभाव। उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी के इशारे पर चलना। उंगली पर नाचना का सही अर्थ क्या है? किसी के इशारे पर चलना। पांचवा प्रश्न है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। अंगूठा का अंगुष्ठ, राय राजा, आँख अच, पंख पच। तो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पच होता है। कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन निम्नलिखित में से किस रचना में किया गया है? कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन निम्नलिखित में से किस रचना में किया गया है? विकल्पों को देखते हैं। ज्ञानदीप, मधुमालती, इंद्रावती, चित्रावली। तो इंद्रावती में कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। सातवां प्रश्न। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात ये अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना पति के रूप में करती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आठवां प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हेमचंद्राचार्य ने कितने प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हेमचंद्राचार्य ने कितने प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है? तो 2 प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है। केवल नंबर याद रखें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। निम्नलिखित ग्रंथों का काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों का काल के अनुसार सही अनुक्रम पूछा गया है। तो काव्यादर्श दंडीकी है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्य प्रकाश मम्मट और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। और यही इनका सही अनुक्रम भी है। दूसरा विकल्प सही है। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? वामन, भोजराज, रुयक, विश्वनाथ। आपको टेलीग्राम में इसकी ट्रिक भेज दी जाएगी ताकि जितने आचार्य हैं सीरियल से आप उन्हें याद कर सकें। निम्नलिखित में कृष्ण भक्तिधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में कृष्ण भक्तिधारा के कवि हैं नाभादास, हृदयराम, हित हरिवंश, ध्रुवदास, परमानंद दास। तो हित हरिवंश, ध्रुवदास और परमानंद दास ये कृष्ण भक्तिधारा के हैं, बल्कि नाभादास और हृदयराम ये कृष्ण भक्तिधारा के नहीं हैं। 3, 4, 5 डी विकल्प सही है।
निम्नलिखित में से केशवदास की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से केशवदास की रचनाएं हैं तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नवरस्तरंग बेनी प्रवीण की है। नवरस्तरंग बेनी प्रवीण, वीर सिंह देवचरित, छत्र प्रकाश, ये छत्र प्रकाश लाल कवि की है। जिन साथियों ने वो पढ़ा होगा रीतकाल वाला टेस्ट पेपर, 500 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। इससे ज़्यादा उसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो परीक्षा अब नज़दीक है, प्रयास करें कि रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल सब पढ़ लें और अब बहुत जल्द आधुनिक काल भी पूरा करवा दिया जाएगा 2 से 3 दिनों के भीतर। कल रस तो हो चुका है, छंद और अलंकार पर अब टेस्ट पेपर एक कल छंद पर करवा दिया जाएगा और अलंकार में परसों। तो यहाँ पर केवल 3 और 5 ये दूसरे की हैं, बाकी ये सभी केशवदास की हैं। 1, 2, 4 सही है, डी विकल्प सही है। 13वां प्रश्न है, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सूरदास की ये पंक्तियां हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही कथन क्या है? कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही कथन क्या है? इसमें श्री कृष्ण की प्रेम मूर्ति को ही लेकर बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोकपथ का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेम मत गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण नहीं है, तो ये गलत है। बिल्कुल है, गोपियों से घिरे हुए वही कृष्ण है, दूसरे नहीं हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए के श्री कृष्ण हैं, ये भी गलत है। सही है ए और बी दोनों, जिसमें कहा गया है इसमें श्री कृष्ण की प्रेम मूर्ति को ही लेकर बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोकपथ का समावेश उसमें नहीं है। यही दोनों सही हैं, बाकी गलत हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सारे संप्रदाय, सारे पुरस्कार हिंदी विविध वाले में करवा दिया गया है, एक बार अवश्य पढ़ें। उसी में से आपको 10 से 11 नंबर बिल्कुल मिलेंगे, कोई दो राय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, हालांकि भक्ति काल में भी ये जो 800 प्रश्न अब तक कराए गए हैं, 700 से 800, उसमें भी है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में क्या कहा है? सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैदग्ध अंश भ्रमर गीत है। बस यही जो भ्रमर गीत है वाकई ये मर्म स्पर्शी और वाग्वैदग्ध पूर्ण है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला विकल्प है, केवल तुलसी में ही सूर के समान प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा है, तो ऐसा नहीं है। सूर केवल जहाँ पर लग जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने कान खड़े कर लें। कहीं भी किसी भी विषय में जहाँ पर केवल लग जाए तो वहाँ पर ये ध्यान देना है कि ज़्यादातर वो विकल्प हमें इसीलिए बताया गया है कि ये गलत है। सूरदास के यहाँ सुंदर उपालंब काव्य का अभाव है। खूब उलाहना दिया है उन्होंने, कसर नहीं छोड़ी है। तो ए और बी दोनों सही हैं, बाकी गलत है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? रसविलास देव की है। रसविलास देव की है। बाकी रसराज, ललित ललाम, छंदसार ये सभी मतीराम की हैं। ज़्यादातर ललित ललाम ही पूछी जाती है, लेकिन रसराज और छंदसार पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आयोग कुछ भी पूछ सकता है, स्वतंत्र है वो। बिहारी ने 18वां प्रश्न, बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा।
यही एक ग्रंथ इनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। ये कथन बहुत बार आ चुका है और इसलिए ध्यान रखें कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये। रामचंद्र शुक्ल जी का है। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसके द्वारा लिखित रचनाएं हैं? कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसके द्वारा लिखित रचनाएं हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला श्रीनिवास दास के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला श्रीनिवास दास के बारे में सही नहीं है? परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है। परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है, बिल्कुल है। प्रहलाद चरित 15 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, इसमें 11 दृश्य हैं। संयुक्ता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास का सबसे बाद का नाटक है। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का विशेष स्थान है। तो ये दूसरा विकल्प सही नहीं है, बाकी सब सही है। प्रहलाद चरित में 11 दृश्य हैं, 15 नहीं। सजन ही होता है मेरा गान, सजन ही होता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। सजन ही होता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? अंबिका दत्त व्यास अगला विकल्प है। ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। सजन ही होता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान, ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। फिलहाल पुस्तक के लेखक हैं। फिलहाल पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी। फिलहाल अशोक वाजपेयी की पुस्तक है। टेलीग्राम में जीआईसी का सिलेबस भेज दिया गया है, बहुत जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा प्रीलिम्स हो जाएगा जीआईसी का, उसके बाद या पहले ही शुरू कर दिया जाएगा। जो जीएस वाला पोर्शन है आपको कवर कराया जाएगा, परेशान ना होइए। और आंसर राइटिंग प्रत्येक दिन 2 से 3 प्रश्नों की आंसर राइटिंग आपको कराई जाएगी और आंसर आपके चेक भी किए जाएंगे। टेलीग्राम में आप लोग भेजिएगा लिख लिख के, अभी नहीं, थोड़ा सा फॉर्म भर जाने दीजिए। उसके बाद शुरुआत में 1-1, फिर उसके बाद 2 से 3, उतने में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र से बड़े थे, बिल्कुल सभी जानते हैं। 1844 इनका है, 1850 इनका है। लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887। प्रताप नारायण मिश्र 1856 में पैदा हुए थे। यही सही कालक्रम है, तो ध्यान में रखेंगे। हो सके तो जो ये हर युग के जो कवि हैं उनको आप लिख लें और उनको प्रतिदिन अपने मेज के सामने रखें, दीवार में चिपका दें, प्रतिदिन नज़र रखें उसमें, तो आपको बिना पढ़े ही धीरे धीरे वो याद हो जाएंगे। जब परीक्षा में आएंगे तो आपको वही फ़ोटो छप जाएगी और प्रश्न गलत नहीं होगा। 24वां प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। 1859, 1864, 1886, 1889, सी विकल्प सही है। यह अनुक्रम वाले में सीधे आपको याद रखना है कि जैसे आप कवियों का जीवन परिचय याद रखते हैं थोड़ा थोड़ा, वैसे इनका जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञेय मुक्तिबोध। तो सबसे पहले तो आप इनको अलग कर लीजिए। उसके बाद इनको कैसे अलग करेंगे? प्रनिपम, प्रसाद निराला पंत,
महादेवी वर्मा। तो बचा कौन? अज्ञेय और मुक्तिबोध। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। 26वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। बी विकल्प यहाँ पर सही है। राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ये ज़्यादातर नेट में पूछा जाता था अभी तक, लेकिन अब यहाँ भी पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में। यहाँ तक कि जूनियर की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी 2 से 3 प्रश्न आए थे। झरना, परिमल, गुंजन, सांध्य गीत। झरना, परिमल, गुंजन, सांध्य गीत। आंगन के वंदनवार। आंगन के वंदनवार संस्मरण के रचनाकार कौन है? आंगन के वंदनवार विवेकी राय का है। तुंडा लाट। तुंडा लाट जगदीश चंद्र का है। कभी न छोड़े खेत, तुंडा लाट, लाट की वापसी, ये सब जगदीश चंद्र के उपन्यास हैं। अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। किसकी है? मोहनदास नैमिषराय की है। मोहनदास नैमिषराय की है अपने अपने पिंजरे। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामवर सिंह। कौवे और काला पानी। कौवे और काला पानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश के रचनाकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश के रचनाकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का असंगत युग्म है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का असंगत युग्म है। एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष, खंजन नयन अमृतलाल नागर का है, सूरदास पर आधारित है। फाल्गुनी मेरुन्निसा परवेज। वहीं अंतराल कृष्णपाल सिंह का है। कृष्णपाल सिंह का है, प्रभाकर माचवे का नहीं है। कृष्णपाल सिंह का है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने किया था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877 ईस्वी। उच्चारण की दृष्टि से जा किस प्रकार की ध्वनि है? इचुएस तालु, तो छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, चा छा जा झा, या और ये वाला ता सा, इसमें ये सब आते हैं, तालु से उच्चरित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? सर्वनाम सबका नाम बिल्कुल होता है, तो ये गलत दिया है, होता है। संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक उपभेद संस्कृत व्याकरण में नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई, चतुराई, बुढ़ापा, मनुष्य और विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो लंबाई भी है, चतुराई भी है, बुढ़ापा भी है, मनुष्य और विकल्प ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है?
निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? प्रतिदिन, द्विगु समास। तो समास वाला पेपर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर बिल्कुल आप जान जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। विद्याग्रह, तत्पुरुष समास, दूध भात, द्वंद्व समास, पश्चिमोत्तर, बहुब्रीहि समास। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? रचना, व्याख्या, प्रयोग, अर्थ। रचना के आधार पर किया जाता है शब्दों का वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, परंतु व्याख्या के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद किए जाते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं, देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। भौरा, मधुकर, कनक, कंचन, समीर, अनिल, नीरज, वारिद नहीं। ये कमल का है और ये बादल का पर्यायवाची है। बी विकल्प सही है। शीस, मुकुट, कटिकाचनी। शीस, मुकुट, कटिकाचनी, कर, मुरली, उर्माल, इह बानिक्स, मोमन सदा बसऊं, सदा बिहारी लाल। शीस, मुकुट, कटिकाचनी, कर, मुरली, उर्माल, इह बानिक, मोमन सदा बसो, सदा बिहारी लाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार है। बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन 100 से 150 प्रश्न आपको अलंकार पर करवा दिए जाएंगे, जिसके बाद परीक्षा में आने वाले लगभग प्रश्न आपको उसी में से मिल जाएंगे। तो परसों का इंतजार करिए। कल हम छंद पर और परसों अलंकार पर टेस्ट पेपर कराएंगे। कजरारी अखियन में कजरा ही न लखाए। कजरारी अखियन में कजरा ही न लखाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कजरारी अखियन में कजरा ही न लखाए मतलब क्या है? जब कोई वस्तु अपने अनुरूप दूसरी वस्तु में इस तरह मिल जाए कि उसका स्वरूप अलग नज़र ही ना आए। जैसे काली आंखें हैं और उसी में काला काजल लगा दिया गया तो वो क्या हो गया? उसी में मिल गया। तो वहाँ पर मिलित अलंकार होता है। जंग जीतना चाहते हैं जो तुमसे बैर बढ़ाकर। जंग जीतना चाहते हैं जो तुमसे बैर बढ़ाकर, जीवित रहने की इच्छा वे करते हैं विष खाकर। तो यहाँ पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ एक वाक्य में 2 अलग अलग वस्तुओं की अवधारणाओं का वर्णन किया जाता है, परंतु दोनों में समानता कारण एक ही परिणाम या प्रभाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर क्या होगा? निदर्शना अलंकार होता है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं है? तो द्वंद्व भी आपने पढ़ा होगा, बहुब्रीहि भी पढ़ा होगा समास, अव्ययी भाव समास भी पढ़ते हैं, परंतु कर्म कारक का भेद है, समास का नहीं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व, उत्तर पद प्रधान तो तत्पुरुष, प्रथम पद प्रधान तो अव्ययी भाव। कौन से शब्द कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। कृताकृत, प्रिय है जो सखा, नीली है जो गाय, विद्या के लिए अभ्यास, विद्या का अभ्यास, तत्पुरुष समास। यहाँ पर तत्पुरुष है, विद्याभ्यास में कर्मधारय नहीं है। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गबन के संबंध में यह किसने लिखा है कि इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है? प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गबन के संबंध में यह किसने लिखा है कि इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है? यह लिखा है बच्चन सिंह ने। सी विकल्प सही है। 50वां प्रश्न है, किस उपन्यास को प्रेमचंद ने गो से आफियत नाम से उर्दू में लिखा था? तो गो से आफियत आपने अगर उपन्यास पर आधारित 200 प्रश्नों को पढ़ा होगा तो वहाँ पर इन सभी की ट्रिक बताई गई है कि जब प्रेम करोगे तो आफत आ जाती है, दुनिया पीछे पड़ जाती है, तो
क्या करने पर? प्रेम करने पर, प्रेमाश्रम। चौगाने हस्ती का रंगभूमि नाम रखा गया है, जब हस्ती होगी तो रंग जमेगा, ऐसा कुछ आपको बताया गया था। 51वां प्रश्न है, प्रेमचंद के इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है। विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है तो सेवा सदन में है। 52वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की रचना चिंतामणि भाग 3 में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग 3 में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? तो उसमें 21 निबंध संग्रहित हैं। बी विकल्प सही है। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं। इसके संपादक स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 1939 में आया था, परंतु 1983 में आया था चिंतामणि भाग 3, जिसके संपादक नामवर सिंह जी थे। चिंतामणि भाग 3 के संपादक कौन हैं? तो अभी बताया गया, नामवर सिंह हैं। ये चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं। ये दोनों चिंतामणि भाग 4 के संपादक डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हैं। भाग 4 कब आया था? 47 निबंध है इसमें, 2002 में आया था। ये दोनों संपादक हैं चिंतामणि भाग 4 के। कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, पूजनीय, क्षमा, हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप होता है, क्षमा होता है, आदता आदसा होता है, पूजनीय होता है। बी सही है, बाकी सभी गलत हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो बिल्कुल पहला ही विकल्प अशुद्ध है। पूज्य लिखा है, पूज्य होना चाहिए। निम्नवर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्नवर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, नहीं, शुद्ध पूछा गया है। शुद्ध शब्द कौन सा है? वाल्मीकि। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रमाणिक। जब एक प्रत्यय लगता है प्रमाणिक, तो वहाँ पर बड़ा प्रा हो जाएगा, प्रामाणिक हो जाएगा। ज़्यादातर शब्दों में यही होता है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वाह है। बी विकल्प सही है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो स्पर्श व्यंजन आपने अगर वर्णमाला वाला टेस्ट पेपर पढ़ा होगा हमारा, तो उसमें डिटेल से आपको बताया गया है। 100 से 125 प्रश्न रहे होंगे। का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वर्गिक व्यंजन 5 वर्ग हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। का से माँ तक, और इनके बीच में जो शब्द आते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो का, चा, पा, दा। ए विकल्प सही है। बाकी सभी का से माँ के बाहर हैं। कोई ना कोई, जैसे इसमें का है लेकिन हा है, ला है, रा है, ये सब कोई ना कोई का से माँ के बाहर होगा। अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर है। विवृत का मतलब होता है गुलाई, मुंह की गुलाई। और तो अय बोलने में आधा मुंह खुलता है, अय। बाकी सभी संपूर्ण विवृत हैं या पूरा मुंह खुलेगा। 61वां प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु केवल मुख से निकलती है वे सर क्या कहलाते हैं? केवल मुख से निकलती है तो वहाँ बताया गया है कि वो अनुनासिक नहीं, निरनुनासिक कहलाते हैं। निरअनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? नाक से भी हवा निकलेगी। अनुनासिक, अनु मतलब पीछे, नाक। निर मतलब नहीं, निरअनुनासिक। निर मतलब नहीं, पीछे नाक, पीछे नाक से हवा नहीं निकलेगी। तो ऐसे आप बिल्कुल शब्दों को तोड़िए, उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा।
नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है 63वां। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ था 1954 में। संपादक थे जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देवनारायण शाही। जगदीश गुप्त को आप ध्यान रखें। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। जितने समाचार पत्र हैं उनके संपादक सन आपको हिंदी विविध वाले सेक्शन में मिल जाएगा। करीब 1.5 घंटे की क्लास है, एक बार अवश्य पढ़ें। राजा लक्ष्मण सिंह, मिलते जुलते नामों वाली रचनाएं आपको टेलीग्राम में भेज दी गई हैं, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। स्वसुखी या रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वसुखी या रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास। निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे? निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे? नारद मुनि। ए विकल्प यहाँ पर सही है। 67वां प्रश्न है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। ए विकल्प सही है। दूरदर्शन का सिद्धांत वाक्य क्या है? दूरदर्शन का सिद्धांत वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। आपको ध्यान होगा जब बचपन में चलता था तो यहाँ पर दूरदर्शन ये ऐसे गोला बना रहता था, यहाँ पर लिखा रहता था सत्यम शिवम सुंदरम। तो वही सिद्धांत वाक्य पूछा जा रहा है, अक्सर पूछा जाता है। उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यह घोषणा करने वाले पहले विद्वान कौन हैं? उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह घोषणा करने वाले पहले विद्वान कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। 70वां प्रश्न है हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना। हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना राउल बेल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक शिलांकित कृति है, ये सही है। इनकी रचना बेल नामक नायिका के नक्शिक वर्णन में प्रारंभ होती है, तो बेल नहीं है, राउल है। ये विकल्प गलत है। ये चंपू काव्य है, बिल्कुल ये गद्य पद्य मिश्रित है, तो ये भी सही है। इसमें हिंदी भाषा की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। 70 प्रश्न हो चुके हैं, 71वें पे चलते हैं। 71वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो छावप के तहत अवधी पूर्वी हिंदी की भाषा है। छावप छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। 72वां प्रश्न है भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343(1). यदि एक ना भी हो तब भी आप 343 ही लगाएंगे, तो पहला विकल्प सही है। 73वां प्रश्न किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था सुनीत कुमार चटर्जी। ये सभी भाषा वाले में करवाए जा चुके हैं प्रश्न। पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी गई है? पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक पाली की पूछी गई है। प्राकृत की पूछी जाए तो ये प्राकृत की है। देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में आ की 12 खड़ी को किसने भ्रामक माना था? आ की 12 खड़ी को किसने भ्रामक माना था? आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। शिवशंभु के चिट्ठे के लेखक कौन है? लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखी गई थी ये रचना। शिवशंभु के चिट्ठे
बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। रस आखेटक महादेवी वर्मा की है, बाकी सभी विद्यानिवास मिश्र की हैं। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म पराग। ए विकल्प सही है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। ए विकल्प सही है। कीरति भनति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? कीरत भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई में लोक मंगल को महत्व दिया है। तुम जिन्ह जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, तुम जिन्ह जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह किसने कहा है? कबीरदास जी ने कहा है। इश्कनामा के रचनाकार हैं बोधा, घनानंद बोधा, आलम ठाकुर, दिजदे, ये सभी रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। 83वां प्रश्न है, निम्नांकित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। तो ये 4 हैं, लेकिन इनका सही क्रम आपको बताया गया है। प्रणिपम आप याद रखें, कभी गलत नहीं होगा। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी ये सीरियल है, क्योंकि प्रसाद, पंत, निराला अंदर से निकलता है और वो गलत हो जाता है। तो सी विकल्प प्रणिपम आप याद रखें। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन हैं। ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार नहीं है रामविलास शर्मा, ये ललित निबंधकार नहीं है, बाकी सभी ललित निबंधकार हैं। निबंध पर आधारित अभी 200 प्रश्न लगभग करवाए जाएंगे, परीक्षा से पहले ही हो जाएगा, परेशान ना हो। अशोक के फूल निबंध रचना है, अशोक के फूल निबंध रचना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। निबंध शब्द और स्मृति के निबंधकार हैं, निबंध शब्द और स्मृति के निबंधकार कौन है? निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा का निबंध है शब्द और स्मृति। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? रेखा चित्र। एट्टी 89 नंबर पे आ गए हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है अनग, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त इनके गुरु थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े, कैसे हूँ नहीं निकसत नहीं ऊधव, तिरछे है जू अड़े। उर में माखन चोर गड़े, हृदय में अब माखन चोर गड़ गए हैं, अब कैसे भी है निकलेंगे नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। 92 नंबर, 12 बरस लव कुकर जीवे, अरु 13 लय जिए सियार। 12 बरस कुत्ता जीता है, 13 वर्ष सियार, बरस 18 छत्री जीवे। 18 वर्ष तक ही छत्री जीता है, उसके आगे के जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं?
परमाल रासो की हैं जगनिक। रबड़ छंद केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? रबड़ छंद केचुआ छंद किस कवि की रचना कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। हिंदी नई चाल में नहीं ढली, ये रामविलास शर्मा का है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नई चाल में नहीं ढली तो रामविलास शर्मा जी का हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ढली कि नहीं ढली क्या पूछा गया है। 95 कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद, कला परिच्छेद से आपको ध्यान रखना है दंडी की रचना है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते उक्ति के लेखक कौन हैं? आचार्य दंडी हैं। ये प्रयच्छते नहीं प्रचक्षते है, दंडी की पंक्तियां हैं। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर कथन किसका है? दादू दयाल का है। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की है। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मैंने पोल में प्रश्न डाला था, ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ था, तो थोड़ा सा इन प्रश्नों पर भी अपने पकड़ बनाएं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत से आए हैं, जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। महादेवी वर्मा की यह कृति हिंदी साहित्य हिंदी में स्त्री विमर्श की ठोस प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। महादेवी वर्मा की यह कृति हिंदी में स्त्री विमर्श की ठोस प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। वह कौन सी है? स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो वो है श्रृंखला की कड़ियाँ, डी विकल्प सही है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दूहा। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो खूब बताया गया भक्ति काल में मत्स्येंद्रनाथ है। आदिकाल भक्ति काल दोनों में बताया गया है मत्स्येंद्रनाथ है। और हिंदी विविध वाले में गुरु शिष्य जो परंपरा है, सारे सभी के नाम, उपनाम और गुरु शिष्य ये सारे हिंदी विविध वाले में कराए गए हैं। 105 नंबर। हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में, हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले कौन से लेखक द्वय ने फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में रहकर यह कार्य किया? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र ने यह कार्य किया। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो वो पूर्वी हिंदी की बोली है। छावप सभी ट्रिक के माध्यम से बताई गई हैं। मग में भोज, मगही, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, मामामेज, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। पश्चिमी हिंदी कब्र काबू, कौरवी, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। सीधे पूछा जाता है सौरसेनी, पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ठ हिंदी आप याद रखें और उसी में ये सब आ जाती हैं। हालांकि किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो सभी को ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी को हिंदी की शैली नहीं माना जाता है।
बाकी संस्कृत नष्ट हिंदी, दक्खनी हिंदी, हिंदुस्तानी, ये सभी हिंदी की शैलियाँ हैं। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं। अपभ्रंश में राजस्थानी मिला दें तो डिंगल, अपभ्रंश में ब्रज मिला दें तो पिंगल। हिंदी भाषा की वह कौन सी बोली है? हिंदी भाषा की वह कौन सी बोली है जो हिंदी भाषियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी भाषा की वह कौन सी बोली है? तो सर्वाधिक बोलने वाले कौन हैं? भोजपुरी वाले हैं। जो साथी हमारे बाहर रहते होंगे तो ज़्यादातर आपको मिलते होंगे तो भोजपुरी वाले मिलते हैं। सभी लोग जो बाहर रहते हैं थोड़ी ना थोड़ी कुछ न कुछ मात्रा में कहीं के भी हों तो सीख जाते हैं रहते रहते। निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाएं। निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बताएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। समालोचक के साथ जनवादी कवि भी हैं तो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं मुक्तिबोध। उचित चेति च्यंति लय ताहि, उचित चेति च्यंति लय ताहि पद्यांश में प्रयुक्त च्यंति शब्द बाबू श्याम सुंदर दास के विचार से कबीर की भक्ति विशेषता प्रकट करने वाला है। किस विशेषता को व्यक्त करता है यह शब्द च्यंति? च्यंति के बारे में पूछा गया है कि जो उचित चेति च्यंति लय ताहि पद्यांश में प्रयुक्त च्यंति शब्द बाबू श्याम सुंदर दास के विचार से कबीर की भक्ति की विशेषता प्रकट करने वाला है। किस विशेषता को व्यक्त करता है यह शब्द च्यंति? तो ये व्यक्त करता है चेतना के स्तर को। कबीर का गर्व और दैन्य, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन है कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन किसका है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रुद्र। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित के अनुकरण में। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित के अनुकरण में। मलिक मोहम्मद जायसी, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास रसखान। सही विकल्प है चैतन्य महाप्रभु। कमल दल नैनन की उन्मानी, कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मोमनते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? रहीम दास जी की ये रचना है। बी विकल्प सही है। बरसे मेघा, यहाँ पर मेघा है। बरसे मेघा झकोरी झकोरी मोरी दुई नैन चुवे जस ओरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। इस अर्धाली में आए ओरी शब्द का अर्थ क्या है? अरे ओ सखीरी मेरे आंसुओं को देखो, जिसका ओर छोर ना हो ऐसी लगातार बारिश, ओरा जाना समाप्त हो जाना, छाजन से मिल गिरने वाली पानी की धार। इस ओरी का मतलब है छाजन से, मतलब छत से या छज्जे से गिरने वाली पानी की धार को ओरी कहा गया है। पंडित और प्रवीणन की जो चित्त हरे, पंडित और प्रवीणन की जो चित्त हरे सो कवित्त कहावे, यह किस कवि का कथन है? बिहारी घनानंद ठाकुर देव ठाकुर का कथन है। पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित्त कहावे। पंडित और प्रवीणों का जो चित्त हर ले वही कवित्त कहलाएगा, ये ठाकुर का कथन है। 120वां प्रश्न है
पुरातन का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है। पुरातन का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है। सांप के शरीर से लिपटी केंचुली, कचुली केंचुली, ये सा नहीं सांप है। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि कामायनी की रचना के बाद उस धारा का और कोई श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे। कठिनाई का सामना करना कोई नहीं चाहता था। तो बिल्कुल बी विकल्प सही है। उस कोट की रचना का शीर्ष कामायनी हो चुका था। इंटरव्यू में कभी पूछा भी जाए कि अगर आप कामायनी लिखते तो क्या लिखते, तो आपको बताना है कि मैं उससे बेहतर नहीं लिख पाता। उसमें आपको बहुत सुधार बनाव नहीं करना कि नहीं नहीं मैं लिखता तो चिंता श्रद्धा और ये जो और सर्गों के नाम हैं मैं सब बदल लेता। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको उसी को बेहतर मानना है जो रची जा चुकी है। उसमें आप सुधार बनावट नहीं करेंगे। अक्सर ये केवीएस में पूछा जाता है या आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आप हिंदी से संबंधित हैं तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? शमशेर बहादुर सिंह का है। मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह किस विद्वान का कथन है? शमशेर बहादुर सिंह का है। नागार्जुन की जनवादी छवि, नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। यह कथन है केदारनाथ सिंह रामविलास शर्मा का। ये रामविलास शर्मा का कथन है कि नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। यह कथन है रामविलास शर्मा का। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं। 125 प्रश्न हो चुके हैं। कैसे लगे प्रश्न साथियों जरूर बताइएगा। आपका कमेंट ही हमारी असली पूंजी है। आपका कमेंट हमें ये बताता है कि आगे हमें क्या करना है। कैसे लगे प्रश्न, कैसी लगी व्याख्या? हालांकि आज ज़्यादा व्याख्या नहीं हुई क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न कथनों वाले थे। कथन बहुत पूछे जाते हैं, तो कथन विशेष को ध्यान में रखकर ये पेपर बनाया गया था। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? तो वह है कामायनी का। डी विकल्प यहाँ पर सही है। आज साथियों हम दूसरा पेपर भी काव्य शास्त्र का चालू करेंगे, जो काव्य शास्त्र का तीसरा पेपर होगा। और कल हम छंद वाला पेपर लेकर आएंगे। उसके बाद अब प्रयास ये रहेगा कि प्रतिदिन 2 पेपर आपको दिए जाएं ताकि आखिरी समय में अधिक से अधिक आप रिकॉल कर सकें, ताकि ये 3750 प्रश्नोत्तरी टीजीटी से पहले पूरी कराई जा सके। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कृपया कमेंट करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।